खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि जौहर मोड़ के नज़दीक एहतजाज और डकैती के वाक़या। 3 मुलज़िमों ने तामीराती कंपनी के मुलाजिम को लूटने की कोशिश की है। मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग से जख्मी सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। ये वाक़या पेश आया है जौहर मोड़ के नज़दीक एहतजाज और डकैती का वाक़या है। 3 मुलज़िमों ने तामीराती कंपनी के मुलाजिम को लूटने की कोशिश की है। मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग से जख्मी सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया है। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग से जाम बहक हो गया है। मुलाजिम को लूटने की कोशिश की गई है। बात करने के लिए जावेद कामकानी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, बताइएगा क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई अब तक? हाँ बिल्कुल जी, शुमाली कराची इलाके से जो है वो कैश वैन जो है उसके अंदर मुलाजमीन जो है वो बिल्डर कंपनी के मौजूद थे। एक तामीराती इदारे की जानिब से उनकी कैश को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा था। जब गाड़ी जो है वो तो पहुंची है मिलेनियम मॉल के करीब, वहां पर मुलजिमान ने जो है वो मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने लूटने की कोशिश की है, जिसमें मुजामत पर जो है फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे तो वैन के अंदर सिक्योरिटी गार्ड था वो शदीद जख्मी हुआ इस मुजामत पर, और मुलजिमान जो है वो रकम से भरा हुआ थैला लेकर जो है वो फरार हुए, जिस पर वहां पर मौजूद जो शहरी थे उनकी जानिब से भी जो है वो मुलजिमान को पकड़ने की कोशिश की गई। जबकि पुलिस का ये कहना है कि 2 मुलजिमान को जो है वो शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों मुलजिमान को जो है वो अपनी हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया। जबकि तीसरा जो फरार हो जाने वाला मुलजिम था, पुलिस का कहना है कि उसका ताक़ुब करके उसे भी जो है वो अपनी हिरासत में ले लिया गया और बाज़ाब्ते तौर पर जख्मी हालत के अंदर उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई, जबकि पुलिस का बयान जो सामने है उसके मुताबिक जो है वो मिलेनियम रोड में जब गाड़ी पहुंची है तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने जो है फायरिंग की है और लूटने की कोशिश की है। मुजामत पर फायरिंग के नतीजे के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड था खावर, जिसका नाम बताया जाता है, वो वाक़े के अंदर जहां बहक हुआ है और तीनों मुलजिमान इस वाक़े के अंदर जो मुलव्विस है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि वो तीनों मुलजिमान जो है वो जख्मी हालत के अंदर है और तीनों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुकाबले में रकम लूटने वाले डाकू को जो है वो शदीद जख्मी हालत में मुकाबले के बाद दोनों तरफ फायरिंग की गई। जो रकम लूट कर एक साथी जो है जो फरार हुआ था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि जराये का ये कहना है और जो कंपनी मुलाजमीन है उनके मुताबिक जो लूटी हुई रकम थी उसकी मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है और वो रकम जो है उसे महफूज बना लिया गया। लेकिन इसी वाक़े के अंदर एक कुछ रकम जिसकी मालियत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जाती है, 2 लाख रुपए और कुछ डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात हैं, चेक्स हैं, दीगर चीजें, वो दस्तावेजात जो है वो मिसिंग है किसी जगह पर। किसी मुठभेड़ में इस मुकाबले के दौरान और इस स्नैचिंग के दौरान जो कहीं गिर गई है, मिसप्लेस हो गई है, जिन्हें भी पुलिस का ये कहना है कि तलाश करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर हाउस में यौम दिफा की तकरीब इस वक्त जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये आज इसलिए कह रहा हूं कि इतनी हजारों कुर्बानियों के बाद ये जो वतन अजीज हमने हासिल किया है, जिसकी हिफाजत हम सब ने मिलकर करनी है, हम अपने शोधाओं को और उनके लवाहिकीन को क्या जवाब देंगे जब हम 9 मई जैसे वाकयात रुनुमा करते हैं, उन शहीदों की यादगारों को नुकसान पहुंचाते हैं। खुदारा दोबारा कोई इस वतन में ऐसी गलती ना करे, क्योंकि आज जब मैं इस स्टेज पर आ रहा था मुझे एक शहीद के वालिदैन ने कुछ तस्वीर दिखाई और मुझसे गिला किया कि मेरे इस शहीद बेटे की तस्वीर और तस्वीर फाड़ दी गई हैं, उन यादगारों को गिरा दिया गया है। हमें एहसास ही नहीं है। आज मेरे सामने ये जो एक मां बैठी है, उसने अपने बेटे की कुर्बानी इसलिए दी है कि हमारे बेटों का मुस्तकबिल संवर सके। इन्होंने हमारी औलादों के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए अपने जवान बेटों की कुर्बानियां दी हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हम इस मां का कर्ज उतार सकते हैं?
जिसने ये जानकर, उसे ये पता था कि मैं जिस अपने प्यारे बेटे को तैयार कर कर सरहदों की हिफाजत के लिए भेज रही हूं, वो किसी ना किसी दिन शहीद हो सकता है। आज जो लोग मेरी इस अफवाज पाकिस्तान के लिए कुछ बातें करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि लाओ ऐसी मां जो तुम्हारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दे। आज मेरी वो बहनें जो बेवा हो गई हैं, मैं कहता हूं उन लोगों से, लाओ ऐसी बहनें जिन्होंने अपना सुहाग शहीद करवा दिया तुम्हारे सुहागों को और उनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए। तो मेरा यह मानना है कि मुझ समेत कोई भी शख्स इन वालिदैन का, इन बहनों का और इन बच्चों का कर्ज अदा कर ही नहीं सकता। बाकी तो सब बातें हैं। हकीकत सिर्फ ये एक है कि हम इन शहीदों के ना वालिदैन का कर्ज उतार सकते हैं और ना शहीदों का कर्ज उतार सकते हैं। और ये वो शहीद हैं जिन्होंने, और ये जो वो जवान आज सरहदों पे हमारे हिफाजतें कर रहे हैं, तो ये एक खूब शेर यहां लिखा भी गया है कि किसी की हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी। किसी की हिम्मत है कि हमारी परवाज में लाए कमी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो जो लोग, जो जवान हौसलों से उड़ रहे हैं, उन्हें परों की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान वतने अजीज जिसमें आज हम सुकून और आराम की जिंदगी बसर करते हैं, मान लें कि उसके पीछे इन शहीदों का खून है, इन माओं की दुआएं हैं। इसीलिए आज हमने अपने इस प्रोग्राम का जो स्लोगन रखा था वो ये है कि हर कदम है कौम के दिफा के लिए। हर कदम है कौम के दिफा के लिए। एक अफवाज पाकिस्तान है और उसके साथ ये अवाम पाकिस्तान है। मेरे उन फौजी भाइयों को जो सरहदों पे मेरे जवान हैं और मेरे शोहदा की फैमिलीज जो यहां बैठी हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी है, जो सच्चे पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से और उसकी सरहदों से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे और उसके शाना बशाना खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह रहेंगे। मेरा ये मानना भी है कि बहुत सारे ऐसे अतवार आते रहेंगे जहां हमें मायूसी भी होगी, जहां हमें माशी बहरानों का सामना भी होगा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि ये मायूसी के साए हमेशा रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज जो सपे सलार अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, ये इस कौम की खुश नसीबी है कि वो सैयद भी हैं और वो हाफिज कुरान भी हैं। और मेरा ये मानना है कि जो हाफिज कुरान होता है उसे कुरान का वो मफहूम पता है कि किस तरह अपनी कौम की हिफाजत की जाती है, किस तरह कौम को अगर वो मुश्किल में फंसी हो तो उसे निकाला जाता है। इसीलिए आज इस अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हमारे मुल्क के वजीर आजम मोहम्मद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके इस पाकिस्तान को
معاشی بحران سے نکال رہے ہیں، جس کی ایک مثال SIFC کا اس ملک میں قیام ہے، اور ہمارے آرمی چیف کا اس کی سربراہی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور مختلف ممالک کے سربراہان کو پاکستان بلا کے اس ملک کے معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے، جس کی مثال چائنا کے وزیر اعظم کا پاکستان آنا، ملیشیا کے وزیر اعظم کا پاکستان آنا اور سعودیہ، UAE اور باقی ہمارے خلیجی ممالک کویت، عمان، بحرین اور مسقط اور سعودی عرب کے انویسٹرز کا پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ اس لیے قوموں میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ ہماری پرواز اور اس کا مقصد ہمارے سامنے ہے، اور یہ وہ آج کا دن ہے جو ہم کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک آج پوری قوم نے 6 سپتمبر کو منا کر عقیدت سے ہمارے شہداء کی یاد میں پورے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی سے گلگت بلتستان تک اور خیبر تک پورا دن ہر جگہوں پر ہمارے ان شہداء کی یاد میں تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کے ان بیٹوں کو جنہوں نے شہادتیں دی ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حیات زمینوں کی نہیں سفینوں کے نام ہے، جو ملک کے بانیوں کی حفاظت کے لیے سمندری طوفانی لہروں سے زیادہ دشمن کے دل میں اپنی ہیبت کا ڈر قائم کیے ہوئے ہیں۔ آج یہ مضبوط افواج پاکستان کے جوان اپنی ہیبت اور اپنے ڈر کا لوہا منوائے ہوئے ہیں، اسی لیے دشمن طاقتوں کے نفرت انگیز بیانیے کو ہم نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دے کے بھیجا ہے، سوائے ایک بار کے جس میں چائے پلا کے بھیجا ہے۔ آج کے دن ان ماؤں کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو قوم کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی شہادتیں اور ان کو اس شہادت کے سفر پر خوشی خوشی روانہ کرتی ہیں۔ اتنا بڑا دل کسی ماں کا نہیں ہے۔ کل مجھے ایک ڈاکومنٹری دکھائی ہمارے زہیر نصیر بھائی نے، جو کہ بدر ایکسپو کے آنر ہیں، روح رواں ہیں۔ مجھے یہاں نظر ابھی آ نہیں رہے زہیر بھائی کہاں ہیں۔ آج یہ جو اسٹیج جو کہ 5 دن کی محنت سے تیار کیا گیا ہے، رات دن صبح 5 بجے تک زہیر بھائی اور میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اس اسٹیج کو بنانے کی خاص وجہ کیا ہے۔ تو مجھے زہیر بھائی نے کہا کہ بہت اسٹیج بنائے ہیں اور آپ نے بھی بہت بنوائے ہیں، لیکن اس اسٹیج کو بنانے میں ایک جذبہ ہے، کیونکہ یہ ان شہیدوں کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنوایا گیا ہے۔ اسے ہم نے گولڈ فوائل، گولڈ پلیٹڈ جو آپ آرچز دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان میں لگوائیں۔ یہ پلین وائٹ پینٹ سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے گولڈ فوائل لگوا کے گولڈ پلیٹڈ کر کے یہ پیغام دیا ہے دشمن طاقتوں کو کہ ہم اپنے شہیدوں کو اس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو بھی قدم اور اقدام اٹھاؤ سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ یہاں ایسی مائیں بیٹھی ہیں۔ آج صبح جب میں ملیر کینٹ میں شہداء کی یادگار پر پھول چڑھا رہا تھا، مجھے کور کمانڈر صاحب نے بتایا
کہ میں آپ کو ایک ایسی ماں سے بھی ملاتا ہوں، اور اس جیسی بہت ساری مائیں ہیں. جب میں نے اس ماں سے خطاب کیا، بات کی، تو اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور جس یونٹ میں وہ بیٹا شہید ہوا، میں نے اپنا دوسرا بیٹا بھی اسی یونٹ میں بھرتی کیا ہے، اسی یونٹ میں کام کر رہا ہے، اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہے. تو میں نے جب ان کو سلام پیش کیا تو انہوں نے کہا، بیٹا اگر دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا تو میرا تیسرا بیٹا بھی ہے. میرے 3 بیٹے ہیں اور وہ اس وطن پر قربان ہیں. تو میں ان دشمن طاقتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میلی آنکھ نہ اٹھانا. اس وطن میں ایسی ماؤں نے اپنے سپوت پیدا کیے ہیں جو ایک کے بعد ایک ہی گھر میں 3 شہادتیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو سوچ سمجھ کے میں اپنی سرحدوں پر موجود سپاہیوں کو بھی آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر چلچلاتی دھوپ، کٹھن راستوں، ایسی پوسٹنگز پر جہاں آپ اور میں ایک دن 1 گھنٹہ تصور نہیں کر سکتے کھڑے ہونے کا، مہینوں وہ سپاہی آپ کی اور میری اور میرے بچوں کی اور آپ کے بچوں کی سلامتی کے لیے وہاں کھڑا ہو کر نوکری کر رہا ہے. چاہے وہ شہید ہو رہا ہے یا غازی ہے، لیکن سلام ہے اس سپاہی کو جو اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہمارے لیے اپنی زندگی کو وقف کر کے بیٹھا ہے. میں اس ماں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے ڈاکومنٹری کل مجھے زہیر نصیر بھائی نے دکھائی، مجھے نہیں پتا ابھی وہ چلائیں گے اس کو، میں چاہوں گا کہ چلائیں. اس میں ایک ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی اپنے شہید بیٹے کو کہ میرے خواب میں آ کے مجھے کہہ دو کہ چپ ہو جائے، رونا چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں گی، ورنہ میں ساری زندگی اس کے لیے آنسو بہاتی رہوں گی اور اسے یاد کرتی رہوں گی. وہ ماں جو خواب میں انتظار کر رہی ہے اپنے اس شہید بیٹے کا کہ وہ آ کے اسے چپ کرا دے. ایک اور ماں یہ کہہ رہی ہے کہ ہر وقت میں چھت کی طرف دیکھتی ہوں، یہ وہ وہیں سے مجھے آواز دیا کرتا تھا، آج تک میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے. یہ وہ مائیں ہیں. آج میں ایک 3 سال کے بچے سے بھی ملا، آج میں اس بچے سے بھی ملا جو اپنے باپ کی شہادت کے 6 مہینے بعد پیدا ہوا ہے. میں اس 3 سال کے بچے سے بھی ملا جس نے اپنے باپ کو بڑا ہوتے نہیں دیکھ رہا. اس کی بیوہ آنسو بہا رہی ہے. اور میں آج اس ماں سے بھی ملا جس نے 1965 میں اپنا شوہر شہید کروایا اور آج دن تک دوبارہ شادی نہیں کی. آج ہی میں صبح ان سب ماؤں اور بہنوں سے مل کر آیا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام بہت افسردہ دل کے ساتھ میں کر رہا ہوں. یہ خوشی کا ٹائم نہیں ہے، لیکن خدا را اور خدا کے واسطے میں اپنے ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو بیرونی طاقت کے نفرت انگیز بیانیے کو جو وہ بیچ رہے ہیں اس ملک کے نوجوانوں کو، اور وہ کچھ خریدار بھی ہیں اس ملک میں جو خرید لیتے ہیں اور معصوم نوجوان بھائی بہنوں اور بیٹوں کو اس پاکستان کے لیے، اس افواج پاکستان کے لیے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے نفرت انگیز بیانیاں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، جو ڈالنے سے پہلے خدا را کسی ایک شہید کی فیملی سے جا کے مل لو. میرا یہ ماننا ہے کہ ساری زندگی اپنی افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے رہو گے.
इसका कर्ज हम नहीं उतार सकते, ये कर्ज हम नहीं उतार सकते, हमें मान लेना चाहिए। बाकी तो सब बातें हैं, कोई इसको कायल करता है, कोई उसको कायल करता है, बातें सभी कर लेते हैं। कोई कहेगा कि ये सियासत में ना आए, कोई कहेगा ये कारोबार में ना आए। ये सब बयानियां पैदा किया हुआ है, बनाया हुआ है। आज मजबूत अफवाज पाकिस्तान, आज मजबूत एयरफोर्स और मजबूत पाक नेवी, जिसकी वजह से और सिर्फ उसकी वजह से आज हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं, आज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और हम एक ट्वीट कर देते हैं, हम एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं, बगैर सोचे और समझे। खुदारा इस बात से तौबा करें, इस बयानिए से पीछे हटें। ये कैसे मुमकिन है कि जो मां अपनी औलाद को तुम्हारी औलाद की वजह से कुर्बान कर रही है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से अपने बेटे को शहीद करने जानकर पता होने के बावजूद भेज रही है, इस वतन पे कुर्बान कर रही है। हम कैसे पाकिस्तानी हैं जो अपनी उन शहीदों की फैमिलीज का दिल दुखा रहे हैं? वो कौन से लोग थे जिन्होंने 9 मई को अपने शहीदों की यादगारों को जलाया और गिराया? वो हम में से नहीं है। हमें तो अपने शहीदों को सलाम करना चाहिए। हां, ये और बात है कि हम ये नहीं कर रहे। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये यकीन और ये मेरा एतमाद है अपनी इस अफवाज पाकिस्तान पर, हमारी फोर्सेस पर, कि वो अपनी जानों का नजराना देती हैं। हालिया बलूचिस्तान वाकया आपके सामने है। क्या ये तासुर नहीं दिया गया कि बलोचों ने पंजाबियों को मारा है? और मेरा ये कहना है और मानना है और पूरी कौम का मानना है कि कोई बलोच भाई अपने किसी पंजाबी भाई को ना मारेगा, ना मार सकता है। क्या कराची में चहलम से पहले ये बयानिया नहीं दिया गया कि शिया सुन्नी फसाद करा दिया जाए? तो ये कैसे रुका? ये कैसे नहीं हुआ? इसे किसने रोका? इसे रोकने वाले वही अफवाज पाकिस्तान के सिपाही हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सिपाही हैं, जो कि इस मुल्क को उसकी वकार और उसकी बका और उसकी इज्जत और उसकी सलामती के लिए दिन रात काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है और आप सबको ये कहना है कि हमें एक कौम बनकर तरक्की करनी है। हमने इस 6 सितंबर से अपने इन शहीदों के वालिदैन को तोहफा देना है पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल की तरफ ले जाने के लिए। और मेरा यह मानना है कि ये हम कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। ये कैसे मुमकिन है कि जिस मुल्क में ऐसे बहादुर सपूत हों जो शहादत दे दें, उनके होते हुए हम तरक्की नहीं कर सकते? ये नामुमकिन बात है और इसे हम मुमकिन करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और हम दुनिया में अपनी इस कौम का, अपने इस वतन का नाम बड़ा करेंगे। हमने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कितनी शहादतें दी, कुर्बानियों और शहादतों से ये वतन हासिल किया। फिर हमारे सियासतदानों ने, मैं आज मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का भी जिक्र करना चाहता हूं, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए शहादत दी। मैं यहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र करना चाहता हूं कि उन्होंने दुनिया के दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके पाकिस्तान का नाम सर और फख्र से बुलंद किया है। मैं आज एक ऐसे शख्स का भी नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम अरशद नदीम है, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में गोल्ड मेडल जीत के रोशन किया। लेकिन हमें इन सारी अपनी तरक्कियों में इन शहीदों को नहीं भूलना है।
یہ وہ 11 شہید جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا، اور اس کے بعد جو شہیدوں کی لائن ہے، ان تمام شہداؤں کو، ان کی فیملیز کو ہم نے نہیں بھولنا، اور یہی وہ اسٹرینتھ ہے، یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں آگے بڑھائے گی، اور ہم آگے انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے۔ میں نے آج اپنے ملٹری سیکرٹری کو اور ہمارے پرنسپل سیکرٹری ابڑو صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ ہمارے کراچی کے ایک کرنل کاشف جنہوں نے شہادت دی، ان کی فیملی یہاں موجود ہے، میں اس گورنر ہاؤس کے اندر کرنل کاشف کے نام سے، اس شہید کے نام سے یادگار بنانے کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس گورنر ہاؤس میں کرنل کاشف شہید کے نام سے یادگار انشاءاللہ تعالی ہم چند ہی مہینوں میں یا دنوں میں بنا لیں گے، تو وہ میں ان کے نام سے منسوب کرتا ہوں یہاں پہ۔ تو ایم ایس صاحب اور ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب اس کے اوپر فوری کارروائی کریں۔ میں آپ کو اور آپ سب کو اور شہداء کی فیملی کو گورنر ہاؤس آنے پر، میرے تمام کونسل جنرلز جو کہ بڑی تعداد میں اگر ایک ایک کا نام لوں گا تو بہت طویل ہے، سبھی ملکوں کے سفارتکار یہاں موجود ہیں، میری شہداء کی فیملیز جو کہ اسلام آباد سے بھی آئی ہیں، پشاور سے بھی آئی ہیں، کوئٹہ سے بھی آئی ہیں، اور کراچی سے بھی آئی ہیں، ان سب شہداء کی فیملیوں کو میں خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے تمام بزنس مینوں کو، بھائیوں کو، میڈیا کے دوستوں کو، پرنٹ میڈیا کے دوستوں کو، الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کو، فوٹوگرافرز کو، ٹیکنیشنز کو، اور ہر اس شخص کو جس نے پچھلے 5 دنوں میں اس شہداء کی یاد میں بنائے گئے اسٹیج میں ایک شخص کو جس نے محنت کی ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں اسپیشل تھینکس زہیر نصیر بدر ایکسپو کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت اور شہیدوں کی گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کی تقریب، گورنر سنگھ کامران خان ٹیسوری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ زیر زمین پانی نکالنے پر ٹیکس کے نفاذ سے متعلق کیس، سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو منرل واٹر کمپنیوں کے لائسنس کا دوبارہ جائزہ لینے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات ہم جان لیں گے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں جی، سندھ ہائی کورٹ میں زیر زمین پانی نکالنے پر ٹیکس کے لگانے سے متعلق جو درخواست دائر کی تھی اس پر سماعت ہوئی تھی، جس پر عدالت نے جو ہے فیصلہ سنایا تھا۔ آج عدالت نے اس پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو پانی بنانے والی کمپنی کو جاری لائسنس کا دوبارہ جائزہ لینے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ عدالت کا متعلقہ حکام کو واٹر کمپنیز کا وزٹ کر کے اور لیبارٹری سے پانی ٹیسٹ کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے اپنے کمپنیز کو اپنے برانڈ پر منرل واٹر اور بوتل واٹر لکھنے بہت سے شکریہ ممتاز جمالی۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، تحریک جوانان پاکستان کی جانب سے 3 تلوار چورنگی پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جان لیں گے جاوید قائم خانی سے۔ بالکل جی، 6 ستمبر اور 6 ستمبر کا وہ دن ہے جو یقینی طور پر پاکستانیوں کے لیے ایک شکرانے کا دن بھی ہے، اس لیے کہ ملک پاکستان پر جو ہے وہ ناپاک عزائم کے ساتھ پہلی نظر جو کی تھی اسے ہماری افواج نے جو ہے وہ خاک میں ملا دیا تھا، اور پاکستان رہتی دنیا تک جو وہ قائم و دائم رہے گا۔ اسی سلسلے میں تحریک نوجوان پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ایونٹ کا اور کیا گیا، اس کے جو ان کے جو صدر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ہمیں سب سے پہلے قومیت سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں جو ڈس انفارمیشن اس وقت سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے کہ جو آرمی اگینسٹ اور عوام اگینسٹ، اب جنرل حمید گل صاحب نے کیا پیغام دیا تھا؟ اس نے یہی پیغام دیا تھا کہ جب تک ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں سازش کے، انہوں نے تو آج سے 20 سال پہلے ایک یوٹیوب چل رہا ہے کہ دیکھو ایک سازش چل رہی ہے کہ یہ عوام اور آرمی کو الگ کر دیا جائے، ملک کو ڈیمیج کر دیا جائے۔ دیکھو نیتن یاہو نے آج سے 15 سال پہلے ایک انٹرویو دیا تھا، جب اس سے پوچھا تھا ایک لیڈی اینکر نے کہ آپ کو عرب میں کس کنٹری سے خطرہ ہے، تو اس نے کہا تھا مجھے عرب سے نہیں ہے، مجھے پاکستان سے خطرہ ہے۔ تو وہ پوچھا اس سے سوال عرب سے تھا،
था, जवाब उसने पाकिस्तान दिया था। इसका मकसद है कि हमारे ऊपर बहुत सारी दुनिया काम कर रही है कि हमें पहले देखो ना 15-16 साल शिया सुन्नी में लड़ाया, पंजाबी पठान महाजर बलोच में लड़ाया, आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पंजाबी बलोच क्या, ये हमें प्लानिंग से को समझना पड़ेगा। 6 सितंबर को रात के अंधेरे में दुश्मन ने साजिश की, मतलब वो प्लानिंग करके आया। जिसने पहले फायर करना होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। हम तो आराम से बैठे हुए थे। जब उसने कहा कि मैं सुबह लाहौर में नाश्ता करूंगा, और जब हमें रात को पता लगा तो सुबह हमने उसकी प्लानिंग खाक में मिला दी। क्यों? उस वक्त हम एक थे। इस तौर पर जो फ़ौज पाकिस्तान है वो हमारे मुल्क के दिफा, हमारी कौम की दिफा के लिए वहाँ मौजूद है, और सिर्फ 6 सितंबर पर झंडा बाहर लेकर और तरानों के साथ झूमना जो है 6 सितंबर नहीं, असल मायनों में जो हमारे दुश्मन हैं उनके अज़ाइम को समझना होगा, उनकी चालों को समझना होगा, ऐसा कहना है नूरी साहब का। और ये भी कहना है कि हमें एक प्लेटफार्म पर होना होगा। जब फौज और तमाम कौम एक प्लेटफार्म पर होगी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और दुश्मन जो है वो हमारी जानिब इरादा तो दूर की बात देखने की भी कोशिश नहीं करेगा। जी, कौमी अजायब घर में योम दिफा का मुनफरिद जश्न, नेशनल म्यूज़ियम पाकिस्तान में मुशायरे का इनेकाद। मुशायरे में नामवर शुआरा ने अदब के ज़रिए शहदा की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। मज़ीद हमें बताएंगे नुमाइंदा नमरा रियासत। योम दिफा के इस मुनफरिद मुशायरे का इनेकाद कौमी अजायब घर में किया गया है योम दिफा का जश्न मनाने के लिए, और इसमें नामवर शुअरा ने अपनी आवाज़ का दादू जगाया है और शुरका को महसूस किया है। इसी की सदारत करने वाले रिजवान इरफान सर हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, आज के मुशायरे के हवाले से बड़ा मुनफरिद सा जश्न था योम दिफा का। योम दिफा के हवाले से और अपने मुल्क से मोहब्बत के हवाले से ये एक बेहतरीन मुशायरा था, और इसका मतलब एक पैगाम ये भी है इसके हवाले से जाता है कि जो नई नस्ल 6 सितंबर को के बाद पैदा हुई है उसको मालूम हो कि वतन की क्या अहमियत है और 6 सितंबर और योम दिफा की क्या अहमियत है। इस मुशायरे में बहुत से शोरा ने 6 सितंबर के हवाले से अपनी शायरी सुनाई। उनमें दिफा का और हमारी पाक फ़ौज से मोहब्बत का और वतन से मोहब्बत का पूरा पैगाम पोशीदा था, और एक मैसेज दिया था कि नई नस्ल पाकिस्तान से मोहब्बत करे। उसके साथ शायरी भी थी, अदब भी था, हमारी तहजीब भी थी, और ऐसे प्रोग्राम कराची में और सरकारी इदारों की जानिब से होते रहने चाहिए। चलें अब आज के दिन के हवाले से कुछ शेर भी सुना दें। नवाद रात सुखन लेके आए हैं हम लोग, मुशायरा भी अजायब घरों का हिस्सा है। यकीनी तौर पर ये नौजवान नस्ल को 6 सितंबर के अजीम जंग जो हुई थी उसके हवाले से आगाह करने के लिए एक मुनफरिद तकरीब थी कि जिसमें शायरी के ज़रिए, अदब के ज़रिए नौजवान नस्ल को इससे आगाही दी गई, और इसमें मारूफ शोरा ने अपने कलाम पेश की और शुरका को महसूस किया। रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही शहर में जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सजावटी अशिया के स्टॉल सज के। शहरी कहते हैं कि जश्न विलादत अकीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। तो जी, सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को माह रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही रबीउल अव्वल का आगाज़ होता है, जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फ़र्जंदान इस्लाम की ये ख्वाहिश होती है कि वो इस दिन को, आका की विलादत के दिन को शायान शान मनाएँ, और रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही शहर भर में तमाम सजावटी अशिया और आराइशी अशिया के स्टॉल सज जाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं झंडा गली में, जहाँ पर कोई भी त्यौहार हो उस हवाले से खुसूसी तौर पर तैयारियां की जाती हैं। और यहाँ पर इस वक्त भी स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ पर हमें सब्ज़ परचम दिखाई देते हैं जिन पर सरकार की आमद मरहबा लब्बैक या रसूल अल्लाह, खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मॉडल्स हैं वो भी नज़र आते हैं, बैचेस नज़र आते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आपको रबीउल अव्वल का पुरनूर महीना बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। क्या कहेंगे, किस तरह से फ़र्जंदान रसूल तैयारियां करते हैं, तैयारियों का आगाज़ कब से हो जाता है? क्या ये मिलाद का महीना है आका का, और इसमें तकरीबन ये बैजेस वगैरह हमारे पहली सफ़र से जो ना माल लगना शुरू हो जाता है, और लास्ट के अंदर पहली रबीउल जैसी शुरू होती है तो पब्लिक का जो है ना, लोगों का रुझान ज़्यादा हो जाता है। हमारे पास बैजेस वगैरह बने हुए हैं, ये ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा झंडे, झंडियाँ, माथा पट्टियाँ होती हैं बच्चों के लिए, और बाकी चीज़ें होती हैं। ठीक।
अच्छा जी, यहाँ पर क्योंकि झंडियाँ भी हैं, बैचेस भी हैं और इसके अलावा बच्चों के लिए भी, जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ें हैं और जो कि जिससे मोहब्बत की अक्कासी की जा सकती है। उसमें ग्रीन कलर के ये हेयर बैंड्स नज़र आएंगे, मुख्तलिफ बैंड्स हैं जिसमें नानाल पाक बना हुआ है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बैजेस और ख़ास तौर पर जो झंडियाँ हैं और जो कि जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर लगाई जाती हैं, घरों को सजाया जाता है, बरके कुमकुमे लगाए जाते हैं, रोशनियाँ की जाती हैं, चरागा किया जाता है और माह रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही तैयारियों का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना।